नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा पेपर होने वाला है, जो हमारा पेपर हुआ था विधिक सहायक का। इसे अपना पूरी डिटेल के साथ सोल्व करने वाले हैं। ये हमारी एक सीरीज चलाई जा रही है, जो जितने भी उत्तराखंड में प्रीवियस पेपर हुए हैं उन सबको हम कंप्लीट करा रहे हैं, जिससे एक चीज का पता चलता है कि हमारे एग्जाम में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, यदि आपने पिछले पेपर नहीं देखे, एक बार जाओ और पिछले पेपर देखो, जो आपको प्ले लिस्ट में सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अपने नंबर काउंट करना, देखना कितने नंबर बनते हैं, और आप ये भी देखना कि किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई टॉपिक आपका बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन करते हैं हम आधुनिकता पर करते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। कई बार ये रिपीट क्वेश्चन है, कई बार हमारे एग्जाम में आ चुका है, अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अलंकार के बारे में जो आपको याद रखना कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट करना। सजावट करना अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अलंकार की परिभाषा किस व्यक्ति द्वारा दी गई है। तो याद रखना कि अलंकार की परिभाषा दी थी आचार्य दंडी ने। किसने दी थी? आचार्य दंडी ने। किसके दरबार में रहते थे? तो आपको याद रखना ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। आचार्य दंडी की महत्वपूर्ण रचना आती है 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र आचार्य दंडी की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया? अलंकार की परिभाषा दी। अगर पूछा जाए अलंकार का संस्थापक कौन है, तो बताना अलंकार के संस्थापक हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन। आचार्य वामन को क्या बोलते हैं? अलंकार का संस्थापक बोलते हैं। और परिभाषा किसने दी है? आचार्य दंडी ने। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अलंकार का सम्राट किसे बोला जाता है? अलंकार का सम्राट, तो अलंकार का सम्राट बोला जाता है केशवदास को। ठीक है, और केशवदास किस काल के कवि थे? तो बताना रीति काल के कवि थे। और किस काल में सर्वप्रथम अलंकारों का प्रयोग हुआ था? तो बताना रीति काल में ही अलंकारों का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। और अलंकार का सम्राट या बादशाह पूछा जाए तो बताना आचार्य केशवदास को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, 3 बेर खाती है, 3 बार, 3 बेर खाती है और 3 बेर खाती है। शब्दों की रिपीटेशन है, और शब्दों की रिपीटेशन किसमें होती है? ये होती है हमारे यमक अलंकार। ठीक है, हो सकता है इतना आपको पता हो कि इसमें यमक अलंकार है, लेकिन आपको यह भी याद रखना कि यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो बताना यमक अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन सा? आदि यमक अलंकार, मध्य यमक अलंकार और अंत यमक अलंकार। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या पूछा गया है? यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताना है। अगर पूछा जाए अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, तो आपको पता है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 होते हैं। और मैं आपसे बता देता हूं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। हमारे पिछले जो पेपर किए गए उन दोनों पेपरों में अर्थ के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो याद रखना अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तो बताना अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हमारे 8 होते हैं। और इसमें क्या पूछा गया है? यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ। पहला क्या दिया गया है इसमें? आज्ञा, प्रश्न या इच्छा। तो देखो क्या बोला गया, यह बैग सचिव तक पहुंचाओ। ठीक है, अर्थात एक ऑर्डर दिया गया है, एक आज्ञा की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है, इसमें पूछा गया है अशुद्ध शब्द का चयन करना है जो हमारा गलत हो। आशीर्वाद, अलौकिक और उसके बाद अनुग्रह। कौन सा शब्द है हमारा जो अशुद्ध लिखा गया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा अशुद्ध लिखा गया है, जबकि शुद्ध रूप क्या होगा? अनुग्रहित होता है। ठीक है, ये जो रे लगा हुआ है इसमें, ये पूरा रे है, जबकि इसमें रे कौन सा आना था? आपका री आना था, इसमें ऋषि वाला री आना था। ठीक है, ये इसमें गलती है, बाकी सब आपके शुद्ध रूप में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है,
रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? रजनीश का संधि विच्छेद पूछा गया। पहले तो संधि बता देते हैं, कौन सी संधि होगी इसमें? हमारी दीर्घ संधि होगी, ठीक है। और पूछा क्या है? रजनीश, इसमें आ जाएगा हमारा रजनी धन ईस आ जाएगा, ठीक है। सब में आपका लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा दिया गया है। प्र उपसर्ग पूछा है। प्र उपसर्ग से शब्द जो बनेगा कौन सा बनेगा? उपसर्ग से क्वेश्चन है। उपसर्ग हमारे अविकारी होते हैं, हमेशा याद रखना है। क्या होते हैं? सभी अविकारी होते हैं। सभी क्या होते हैं? हमारे शब्द का एक अंश होते हैं। उपसर्ग अगर पूछा जाए प्र उपसर्ग कौन सी भाषा का शब्द है, तो प्र हो या प्रति हो, दोनों याद रखना कौन सी भाषा के? हमारे संस्कृत भाषा के हैं। इसमें इस तरह से पूछा है, प्र उपसर्ग बताओ कौन सा है। ये भी पूछा जाता है प्र उपसर्ग कौन सी भाषा का है। तो आपको याद रखना ये दोनों पूछे गए हैं प्र, तो प्रख्यात में भी और आपका प्रस्थान में भी, दोनों में क्या हो जाएगा? हमारा प्र उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा, ये प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आता, जाता, बहता में प्रत्यय बताना। इससे भी क्या आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा? प्रत्यय से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। आता, जाता, बहता, इसमें सब में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? हमारा सभी को पता, इसमें हो जाएगा हमारा ता प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ता, इसमें हमारा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रत्यय के बारे में जो आपको याद रखने हैं कि ये भी क्या होते हैं? हमारे अविकारी शब्द होते हैं और ये भी हमारे शब्द के अंश होते हैं, ठीक है। शब्द का अंश, उपसर्ग हो या प्रत्यय। देखो ऊपर वाले में जो क्वेश्चन पूछा गया उपसर्ग है और यहाँ प्रत्यय है, दोनों अभिकारी और दोनों ही हमारे शब्द के अंश होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए उपसर्ग के भेद, तो उपसर्ग के भेद पूछा जाए तो बताना 3 होते हैं, जबकि प्रत्यय के पूछे जाए तो बताना 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला कौन सा होता है आपको बताना? कृत प्रत्यय, और दूसरा तद्धित प्रत्यय। ये हमारे प्रत्यय के भेद होते हैं। कृत प्रत्यय किसके साथ आते हैं तो बताना? क्रिया के साथ आने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं, जबकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ आने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगले पेपर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें क्या पूछा गया? सीधा सा आंसर दे दिया गया, राजा और प्रजा, अर्थात राजा प्रजा में कौन सा समास होगा? समास से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा प्रजा में कौन सा हमारा समास होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? राजा प्रजा, राजा और प्रजा, अर्थात कौन सा समास हो जाएगा? हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसमें? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास के भेद पूछे जाए कितने होते हैं तो बताना 3 भेद होते हैं। पहला समाहार, क्वेश्चन पूछा जाता है समाहार किसका भेद है तो बताना द्वंद्व समास का। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा होता है वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व समास, और तीसरा होता है इतरेतर। तो ये क्या हमारे द्वंद्व समास के भेद दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं जो आपके समास से आते रहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा संक्षेपीकरण करना। क्या होता है? संक्षेपीकरण करना, अर्थात किसी बड़ी वस्तु को कितना छोटा कर देना? 1/3 कर देना। यही हमारे पत्र की बात होती है कि पत्र कितने उसमें होना अनिवार्य है, तो 1/3। और यही हमारे समास की परिभाषा है, ठीक है। याद रखना समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण करना होता है। उसके बाद समास के भेद पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए समास के भेद, तो भेद से 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर पूछा जाए संस्कृत में कितने भेद होते हैं, या भेद पूछा जाए हिंदी में कितने भेद होते हैं, तो आपको सही जवाब देना है। अगर पूछा जाए हिंदी में कितने भेद होते हैं तो बताना हिंदी में तो समास के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? अव्ययभाव,
उसके बाद तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। जबकि संस्कृत में कितने होते हैं, इसमें पूरे होते हैं हमारे 6 भेद। अव्ययभाव, तत्पुरुष, उसके बाद कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, माँ के पर्यायवाची शब्द बताएं। सॉरी, बताने माँ के पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अम्मा, अम्बा, जननी या उपयुक्त सभी। किसके पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं, माँ के पर्यायवाची शब्द इसमें पूछे गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार हमारे ही एग्जाम में पूछे गए हैं। माँ के पर्यायवाची शब्द बताओ। तो आपको याद रखना जो महत्वपूर्ण है, धात्री होता है, उसके बाद प्रसूति होता है, जन्म देने वाली माँ, उसके बाद प्रसूता भी होता है, प्रसू और प्रसूता दोनों होते हैं। उसके बाद मराठी भाषा का शब्द आता है आई, माता को बोलते हैं। नेक्स्ट, माता तो बिल्कुल बेसिक है, पता ही है। उसके बाद बताना मात्र, ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट पितामाही, पितामह नहीं लिखा, सही से देख लेना, पितामाही लिखा है, ठीक है। जबकि अम्मा भी होता है, जननी भी होता है और अम्बा भी होता है। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं, माता के पर्यायवाची शब्द हैं ये सब, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया के लिए शब्द बताना है। वाक्यांश पूछा और इसमें पूछा गया किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा अनुमोदक। वाक्यांश से हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और क्या पूछा गया है, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से आए। इसका मतलब है बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। ये क्या पूछा गया हमारा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। पहले लोकोक्ति का अर्थ बाद में बताना, पहले आपको ये बताना है कि लोकोक्ति हमारा कौन सी भाषा का शब्द होता है। तो बताना लोकोक्ति हमारा संस्कृत भाषा का शब्द होता है। और लोकोक्ति क्या होता है, तो ये हमारा पूर्ण वाक्य होता है। क्या होता है, पूर्ण वाक्य होता है। जबकि जो हमारा मुहावरा होता है ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है। और उससे अलग जो आपको याद रखना है कि ये हमारा वाक्य का अंश होता है। ये इन दोनों में अंतर है, याद रखना कि मुहावरा अरबी भाषा का है, लोकोक्ति संस्कृत, और ये जो होता है हमारा पूर्ण वाक्य होता है लोकोक्ति, जबकि ये हमारा वाक्य का मात्र अंश होता है मुहावरा। और ये जो हमारा देखो पूरा वाक्य दिया गया है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए, लोकोक्ति का अर्थ बताओ, इसका क्या अर्थ होगा। पहला दिया गया है अच्छा कार्य करना कठिनाई में कोई मतलब ही नहीं हुआ, मैच ही नहीं हुआ, काट दो। दूसरा जैसी करनी वैसी भरनी, हो सकता है। अगला देखते हैं, आम के साथ बबूल की खेती करना क्या ही फायदा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल। क्वेश्चन क्या पूछा है, शास्त्रीय नृत्य की भाषा कौन सी नहीं है। ये अभी हाल ही में इसी महीने हमारे शास्त्रीय नृत्य में कुछ भाषाएं हमारी ऐड कर दी गई है। अर्थात कितनी भाषा ऐड की गई है, 5 भाषाएं हमारे शास्त्रीय नृत्य में ऐड की गई है। पहले तो आपको याद रखना कि पहले कितनी भाषाएं थी शास्त्रीय नृत्य में, तो बताना पहले हमारी 6 भाषाएं थी प्लस 5 और जोड़ दी गई है। तो अगर पूछा जाए अब हमारे शास्त्रीय नृत्य में कितनी भाषाएं हैं, तो बताना अब टोटल 11 भाषाएं। कितनी भाषाएं, 11। और यहां पूछा गया है कौन सी भाषा नहीं है। तो पहले तो याद रखना जो हमारी भाषाएं हैं, अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन भाषा शास्त्रीय नृत्य की, सबसे प्राचीन भाषा थी हमारी तमिल। कब जोड़ी गई थी, तो बताना 2004 में ये हमारी जोड़ी गई थी, जो हमारी शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन भाषा है। तमिल के बाद दूसरी आती है कन्नड़। कन्नड़ के बाद आपको याद रखना तेलुगु। उसके बाद नेक्स्ट आती है मलयालम।
सही है। मलयालम, मलयालम के बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखनी है उड़िया और हमारी संस्कृत। तो ये हमारी वो भाषाएं थी जो 6 दी गई हैं। देखो आप देख सकते हो कितनी है, 6 भाषाएं हमारी। ये हमारी पहली भाषाएं थी शास्त्रीय नृत्य की। ठीक है, सबसे प्राचीन भी याद रखना, टोटल ये 6 हो गई। अब इसमें कितनी जोड़ दी गई है, इसमें 5 और जोड़ दी गई है। इन 5 को भी अब आपको याद रखना है कि ये 5 हमारी कौन कौन सी हैं। तो इसमें आएगी आपकी पहली मराठी, ठीक है, मराठी के बाद आएगी असमिया, असमिया के बाद आएगी आपकी पाली, पाली के बाद बंगाली और नेक्स्ट आपके प्राकृत। तो ये 5 हमारी और जोड़ दी गई, 6 पहले से ही थी। अब कितनी हो गई टोटल, तो बताना सर टोटल हो गई है 11। लेकिन इनमें अभी तक कौन सी नहीं आएगी, तो आंसर तो आपको मिल गया होगा। ठीक है, कौन सी भाषा नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, सही से देखना, ये अभी जोड़ी गई है, इसी महीने हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में आएंगी, 100% आएंगे। आपको याद रखना है कि कौन सी निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य की भाषा है और कौन सी नहीं है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, देखते हैं जो हमारा दिया गया है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई, और यह भी पूछा जा सकता है कहां की गई। आपको दोनों ही आंसर बताएं, और मैं आपको बता दूं ये हमारे ही एग्जाम में ये रिपीट क्वेश्चन है। नागरिक प्रचारणी सभा पूछा जाए कहां की गई, तो ये की गई थी बनारस में। कब की गई थी, तो बताना, ये की गई थी 1893 में, ऑप्शन नंबर ए में की गई थी। दोनों चीजें बता दी हैं। देखो कहां की गई, बनारस में। कब की गई, 1893। अगर आपने पिछले पेपर करे होंगे जो कराए गए हैं, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने उसमें ये भी बताई थी कि किसके द्वारा की गई थी। अगर ये पूछा जाए नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और हमारा 14। ये दोनों क्वेश्चन देखो हमारे आ गए वर्णमाला से। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अग्रस्वर पूछा गया है। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर, स्वर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है स्वरों के बारे में। अन्य नाम क्या है स्वरों का, अन्य नाम है इनका अच्छ, ठीक है। और जो मात्रा होती है, मात्रा हमेशा स्वरों की ही होती है। स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो 3 तरह से स्वरों की संख्या आती है। अगर पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, तो बताना 10। अगर सिर्फ ऐसे पूछा जाए संख्या बताओ स्वरों की, तो बताना 11। अगर पूछा जाए लेखन के आधार पर, तो बताना 13। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा, अग्रस्वर बताना है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया अग्रस्वर, मध्य स्वर, ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर हमारे स्वर कितने होते हैं, बताना 3 होते हैं। जीभ के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है अग्रस्वर, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। एक होता है मध्य स्वर और दूसरा होता है हमारा पक्ष स्वर। अगला हिस्सा मध्य हिस्सा और लास्ट वाला हिस्सा, यहां से हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अग्रस्वर में क्या क्या आता है, तो ये बताना आपको, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और री, ये आता है। यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हो जो भी हमारे ऑप्शन में दिया गया है वो हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद मध्य में पूछा जाए तो एक आता है सिर्फ ए, और जब मध्य में ए आता है तो इसके अन्य नाम भी है। इसे हम क्या बोलते हैं, शहीद स्वर, और इसे ही बोलते हैं आजाद स्वर। तो शहीद स्वर और आजाद स्वर किसे कहते हैं, ए को। अब पक्ष स्वर में क्या जाएंगे, बचे हुए सब हमारे पक्ष स्वर में जाएंगे। जैसा हमारा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक है। तो ये टोटल है। आज जो हमारे एग्जाम में पूछा गया अग्रस्वर है, कल को मध्य स्वर भी पूछा जा सकता है, पक्ष स्वर भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। जीभ के आधार पर कितने होते हैं, तो बताना जीभ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बड़ीमाला के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाई है। यदि आपने नहीं देखी, आप एक बार देखो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप इसे छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हमारा, क्वेश्चन पूछा है सघोष व्यंजन नहीं है। देखो 15वां क्वेश्चन भी हमारा बड़माला से, 16वां भी बड़माला से। एक ही एग्जाम में लगातार 3 क्वेश्चन पूछे गए बड़माला से। अब जिसके बड़माला डगमगाई होगी उसका बेचारे का सिलेक्शन डगमगा जाएगा। इसी वजह से बताता हूं कि पता नहीं चलता एग्जाम में कहां से क्वेश्चन
पूछ लिया जाएगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में जाने का मतलब अभी अपने सब टॉपिक कंप्लीट। क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, सघोष व्यंजन नहीं है अर्थात अघोष होगा, यही तो है ना, जब सघोष नहीं है तो अघोष होगा। बात कर लेते हैं। अब जो भी देखो चारों दिए गए हैं, चारों हमारे स्पर्श व्यंजन है, चारों क्या हमारे स्पर्श व्यंजन है, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा एकदम। कै वर्ग, दूसरा होता है छ वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। कै वर्ग में क्या आता है, कै, क्या के बाद आएगा आपका ख, कै, ख, गे, गे और नेक्स्ट आएगा आपका अडंगा। क्या हो जाएगा, अडंगा बोलते हैं जो गंगा में आता है। छ, छ, जय, झ और अइया, टे, ठे, उसके बाद डे, डे और अणे, ते, थे, दे, धे और ने, पे, फे, बे, भे और में। और अघोष सघोष की इनकी ट्रिक क्या है, जो शुरू के दोनों होंगे हमारे, ये होते हैं हमारे अघोष। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा सघोष नहीं है अर्थात अघोष होगा। अब आप देख सकते हो जो ऑप्शन दिया गया है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा टे दिया गया है, ये क्या है हमारा अघोष हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी ये तीनों जो दिए गए हैं इस लाइन वाले, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। ठीक है, तो अघोष सघोष निकाले जा सकते हैं, बस आपको इतना हो कि बड़माला पता हो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो जो दिया गया, कितना रिपीट क्वेश्चन है। ए और अ का उच्चारण स्थान किया जाता है, ए और अ का जो उच्चारण स्थान किया जाता है कहां से किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना ए और अ का जो उच्चारण किया जाता है ये हमारा कंठ तालु से किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से होता है, तो बताना स्वरों का जो उच्चारण होता है वो कितने प्रकार से होता है, तो बताना 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 5, 5 नहीं होते स्वरों को, उसमें 6 होते हैं। अगर पूछा जाए स्वरों का उच्चारण तो बताना 6 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से 6 प्रकार है, तो बताना पहला आता है आपका कंठ, सबसे पहला आएगा आपका कंठ, दूसरा होगा आपका कंठ के बाद तालु, उसके बाद तीसरा होगा आपका कंठ तालु मूर्धा, उसके बाद होता है आपका दंत, उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना है ओष्ठ। देखो हम क्रम इसी तरह से लगाते हैं, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, लेकिन जब स्वरों की बात करते हैं तो स्वरों में हम किसे काउंट नहीं करते, आपको याद रखना दंत को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है स्वरों में किसका उच्चारण नहीं होता, तो बताना दंत का नहीं किया जाता। अन्य जो हो गए हमारे याद रखना कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ और लास्ट हो जाएगा कंठ तालु। इन आधारों से हम अपना स्वरों का उच्चारण करते हैं। ठीक है, किस आधार से नहीं करते, क्वेश्चन हमारे ही एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बताना है कि सर हम दंत के आधार पर कोई भी हमारा स्वर नहीं आता है। तो कितने आधारों पर आते हैं, 6, जैसे कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ कंठोष्ठ और कंठ तालु। बात कर लेते हैं जो हमारे कंठ में आते हैं, कंठ में क्या आता है हमारा छोटा ए और आ दोनों कंठ में है, ई हमारी तालु में आ जाती है दोनों, री हमारा मूर्धन्य में आ जाता है। ठीक है, दंत में कुछ आता नहीं है, ओष्ठ में क्या आ जाएंगे दोनों, वो हमारे ओष्ठ में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कंठ ओष्ठ में, कंठ ओष्ठ में हमारे ओ आ जाएंगे दोनों, ओ और औ। और जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कंठ तालु से, ए और ऐ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। सही है, यही हमारा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से होता है, तो बताना 6 प्रकार से होता है। ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है हमारा अलंकार से, दूसरा क्वेश्चन, जुड़ गई, बस यहीं खत्म हो जाएगा। जुड़ गई मानो दिशाएं, मानो मने हूं जानो जने हूं किस में आता है, तो मानो मने हूं जानो जने हूं आता आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में, और उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है। किस अलंकार में संभावना आती है, तो बताना उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है, जबकि रूपक अलंकार में आरोप लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है।
उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं तो बताना 3 होते हैं। पहला वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, उसके बाद हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार और लास्ट होता है फलो उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद याद रखना। संभावना व्यक्त की जाती है, पहचानने के लिए इसमें हमने पहचान लिया इससे किससे, मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 हमारा आगत शब्दों से दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, खुदा और चश्मा। खुदा और चश्मा हमारा किस भाषा के शब्द दिए गए हैं, तो खुदा चश्मा हमारा किस भाषा के शब्द है, तो ये हमारे फारसी भाषा के शब्द है। कौन सी भाषा के शब्द है, फारसी भाषा के शब्द है। ठीक है, फारसी भाषा के शब्द हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे अभी जो पिछला पेपर कर रहे थे उसमें तुर्की पूछा गया था, इसमें फारसी पूछ लिया गया है। फारसी का सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्यारा शब्द होता है आपका हिंदी। ठीक है, हिंदी के बाद आता है आपका सरदार, यही रिपीट हुआ है हमारे एग्जाम में। सरकार के बाद सरकार, हिंदी, सरकार, सरदार, उसके बाद नेक्स्ट जो पूछा गया है चश्मा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जहर, किस भाषा का शब्द है जहर, तो बताना फारसी भाषा का शब्द है। दिल, ये सब कौन सी भाषा के शब्द है, फारसी भाषा के शब्द है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है विशलिष्ट क्या होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको नया देखने को मिले कि विशलिष्ट शब्द क्या होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है विशलिष्ट और दूसरा आता है संश्लिष्ट। ठीक है, एक दूसरे के विलोम में भी आते हैं और यहाँ पूछ लिया विशलिष्ट शब्द क्या होते हैं। पहला क्या दिया गया है, सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति, उसके बाद संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति, विशेषण के साथ आने वाली विभक्ति, क्रिया से पहले आने वाली विभक्ति। तो विशलिष्ट क्या होता है आपको बताना है, संज्ञा से या संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति क्या कहलाती है, हमारी विशलिष्ट कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है हमारा। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं इसे, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है। और क्या पूछा गया है, सुमित्रा नंदन पंत को किस नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। पहला, दूसरा, पहला तो है नहीं, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो सभी को पता है। बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। पूछा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1961 में। कब की गई है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना, 1961 में। पहली बार कब वितरण किया गया था, 1965 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार वितरण किया गया था। ठीक है, किसे दिया गया था पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो बताना ये दिया गया था जी शंकर कुरुप को। जी शंकर कुरुप को सर्वप्रथम दिया गया था। किस भाषा के लिए दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए हमारा सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरुप को। बात कर लेते हैं जी शंकर कुरुप को किस रचना के लिए दिया गया था, तो रचना याद रखना इनकी ओड कुजाल। ओड कुजाल ये रचना मलयालम भाषा का ही शब्द है, इसी तरह से थोड़ा टफ है। ठीक है, याद रखना। तो सर्वप्रथम किसे दिया गया था, ये भी आपको याद रखना। उसके बाद बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, महिला। ठीक है, अगर पूछा जाए पहली महिला कौन थी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो बताना आशा पूर्णा देवी थी। कौन थी, आशा पूर्णा देवी। किस भाषा में दिया गया था पहली महिला को, तो इन्हें बंगाली भाषा के लिए दिया गया था। पूछी जाए इनकी रचना कौन सी थी, तो रचना याद रखना प्रतिश्रुति इनकी रचना थी। प्रतिश्रुति रचना के लिए दिया गया था। तो पहले पुरुष भी याद रखना और पहली महिला भी याद रखना। महिलाएं तो आशापूर्ण देवी बंगाली, प्रतिश्रुति, उसके बाद नेक्स्ट अगर व्यक्तियां जी शंकर कुरुप मलयालम। ठीक है, ओड कुजाल के लिए दिया गया था। इससे अलग जो आपको याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो क्वेश्चन पूछा गया हमारा सुमित्रा नंदन पंत के बारे में कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक कितने हिंदी कवियों को दिया जा चुका है, तो बताना 11 कवियों को अब तक कंप्लीट दिया जा चुका है हिंदी में। ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति कौन थे अगर पूछा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के पहले कवि,
तो जो दिए गए हमारे सुमित्रा नंदन पंत ही थे, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। ठीक है, हिंदी में सबसे पहला। लेकिन इनका नंबर कौन सा था? ठीक है, क्वेश्चन तो ये पूछा गया है। अगर नंबर पूछा जाए इनका क्या था तो बताना, नंबर इनका चौथा था। और अगर पूछा जाए कब दिया गया था तो बताना 1968 में दिया गया था। और पूछा जाए रचना कौन सी थी, चिदंबरा। किस रचना के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? चिदंबरा रचना के लिए दिया गया था। इससे अलग जो आपको याद रखना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में सर्वप्रथम पहली बार किस महिला को दिया गया था? हिंदी की बात हो रही है, हिंदी में किस महिला को दिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण महिला थी, आधुनिक युग की मीरा। किसे दिया गया था तो याद रखना महादेवी वर्मा को दिया गया था। महादेवी वर्मा का संबंध पूछा जाए कहां से तो बताना उत्तर प्रदेश से है। कब दिया गया था तो बताना 1982 में महादेवी वर्मा को हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था तो ये रचना बतानी है आपको, यामा। और आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप याद रखना है, देखो जब पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर ग्रुप को, जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उन्हें भी एक रचना के लिए दिया गया था। रचना का नाम था उनकी ओड कुजाल। और अब जो हम 1982 में महादेवी वर्मा पढ़ रहे हैं, ये भी एक रचना के लिए दिया गया है, यामा के लिए। लेकिन 1982 में 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार में बदलाव कर दिया। और क्या बोला गया 1982 के बाद कि अब कभी भी किसी भी व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार एक रचना के लिए नहीं दिया जाएगा, उसके पूरे साहित्य के लिए दिया जाएगा। कि अब एक रचना के लिए नहीं दिया जाएगा, अब पूरे साहित्य के लिए दिया जाएगा। इसी कारण, ठीक है, महादेवी वर्मा के बाद हमारे जितने भी कवि आए हमारे हिंदी में, जैसे नरेंद्र मेहता, केदारनाथ, अमरकांत, इन्हें किसी को भी किसी रचना के लिए नहीं दिया गया है। सही है, सबको अपने संपूर्ण साहित्य के लिए ही दिया गया है। तो ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया आपको याद रखना है। तो अब एक पॉइंट जो आपको याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, कि अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में कितनी रचनाओं को मिल चुका है, तो सिर्फ रचनाओं की बात हो रही है 4। चारों को याद रखना। पहली कौन सी थी हमारी, चिदंबरा। कब दिया गया? 1968 में दिया गया। किसकी रचना थी? सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है उर्वशी। उर्वशी के लिए दिया गया था, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को। कब? 1972 में। उसके बाद सच्चिदानंद बादशाह अज्ञे को दिया गया, कौन सी रचना के लिए? कितनी नावों पर कितनी बार। कितनी नावों पर कितनी बार, पूरी रचना है एक ना, कितनी नावों पर कितना, 3 हो गई। उसके बाद चौथी रचना ही हमारी याम। सही है, कितनी नावों पर कितनी बार कब दिया गया तो याद रखना 1978 में दिया गया था। ठीक है, महादेवी वर्मा ने जो आपका दिया था सुमित्रा नंदन पंत के ठीक 10 साल बाद। और यामा 1982। और उसके बाद इन 4 रचना, और जो या हमारा 1982 के बाद हमने क्या प्रावधान कर दिया कि अब कभी भी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक रचना के लिए नहीं दिया जाएगा, संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाएगा। कब से प्रावधान जोड़ा हमने? तो ये प्रावधान जोड़ा हमने सर 1982। तो 1982 जो महादेवी वर्मा है, ये याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाए कि महादेवी वर्मा ने यामा कब लिखी थी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बताना सर 1936 में लिखी थी, लेकिन पुरस्कार 1982 में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए गिव अवे है कि आपको ये बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब ऐसा हुआ था जब 2 कवियों को एक साथ दिया गया। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में बताना है, सिर्फ हिंदी में, सबको नहीं जोड़ना। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में कब 2 कवियों को एक साथ दिया गया है। और ठीक इसी तरह से हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, याद रखना, एडवांस हिंदी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, एक ऊंचे लेवल तक जाएगी, 100% की गारंटी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।